आज हमारी चर्चा का विषय है राजभाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति। और हम जानते हैं कि हर देश की एक राजभाषा होती है और वहाँ काम काज चलाने के लिए एक भाषा की ज़रूरत पड़ती है जिसे राजभाषा कहा जाता है। भारत में भी प्राचीन काल में अगर देखा जाए, वैदिक काल में संस्कृत थी, सारे कामकाज उसमें निपटाए जाते थे। उसके बाद पाली हुई, प्राकृत हुई, अपभ्रंश हुआ, अपभ्रंश के बाद पुरानी हिंदी, फिर ये क्रम बढ़ता रहा। बाद में आकर के मध्यकाल में फारसी हुई राजभाषा, उसके बाद अंग्रेजी हुई। और जब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय लोगों ने देखा कि पूरे देश में अगर भ्रमण करना है तो एक भाषा की ज़रूरत होती है। उस भाषा को अगर व्यक्ति को हिंदी पता है तो वो पूरा देश घूम सकता है, उसको कहीं किसी तरह कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर पूरे देश में अगर देखा जाए तो 42% लोगों की, समस्त उत्तर भारत के लोगों की पहली भाषा मातृभाषा हिंदी है, 42% लोगों की, और 30% लोगों की सेकंड भाषा है। यानी 72% लोग ऐसे हैं जो अच्छी तरह से लिख पढ़ सकते हैं। बाकी जो लोग हैं वो लिख पढ़ भले ना सकें, लेकिन वो समझ सकते हैं और आपके ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो संपर्क भाषा के रूप में एक स्थापित भाषा थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय लोगों ने देखा, जो नेता थे उन्होंने समझा इस चीज़ को। उसमें महात्मा गांधी जी, लोकमान्य तिलक, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, इस तरह से मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर पुरुषोत्तम दास टंडन, सभी लगभग सभी शीर्ष नेता जो थे उन लोगों ने इस चीज़ को स्वीकार किया कि हमारी राजभाषा हिंदी होनी चाहिए। बाद में हालांकि बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई और इस पर लगातार विवाद भी चलता रहा। राष्ट्रभाषा के रूप में इसको ना स्थापित करके सभी भाषाओं को, जो शेड्यूल अनुसूची 8 में भाषाएं हैं, उनको माना गया। तो इस तरह से कंट्रोवर्सी होने के बावजूद एक संपर्क भाषा के रूप में चूंकि एक थी, तो इसलिए राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार्यता मिली और संविधान में इसे स्थान दे दिया गया। 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई और इस संविधान में शामिल कर लिया गया। और अब यहाँ हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ आर्टिकल में, किस आर्टिकल में इसका प्रावधान किया गया है और इसका विकास क्रम भी यहीं से आरंभ होता है। और संवैधानिक विकास, चूँकि संवैधानिक प्रावधान कर दिया गया है, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि संविधान के अनुरूप हिंदी भाषा का विकास करे। तो पहला जो हम पाते हैं 100 आर्टिकल अनुच्छेद 120 में, फिर अनुच्छेद 210 में। अब अनुच्छेद 120 का अगर हम देखें तो इसमें ये कहा गया कि संसद के समस्त कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होंगे और किन्हीं विशेष प्रयोजनों के लिए हिंदी का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जा सकता है। और इसके अलावा समस्त कार्य हिंदी अंग्रेजी के अलावा ये लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति ये प्रमाणित, अगर ये परमिशन देता है तो सदन में कोई भी अपनी मातृभाषा को सदन को संबोधित कर सकता है। तो ये हो गई संसद की बात। इसी तरह से राज्य विधानमंडलों की बात है 210 में, आर्टिकल 210 में राज्य विधानमंडल, इसमें प्रावधान किया गया है 210 में कि राज्य विधानमंडल या राज्य विधानमंडल के समस्त कार्य उस राज्य की राजभाषा में, राजभाषाओं में या हिंदी में किया जाएगा। अगर कोई राज्य इस तरह का प्रावधान नहीं कर पाता है तो वहाँ समस्त कार्य अंग्रेजी में किए जाएंगे। ये भी है कि वहाँ का जो विधानसभा अध्यक्ष है या विधान परिषद का सभापति है, वो सदन को संबोधित करने की, जो वहाँ के सदस्य हैं उनको, विधायक हैं उनको अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। जैसे यहाँ प्रावधान था वैसे ही यहाँ भी प्रावधान है। अब इसके बाद भाग 17 आता है। भाग 17 पूरा राजभाषा संबंधित है, जिसमें पहले है संघ की भाषा, संघ की भाषा।
पहली जो है संघ की भाषा है, जिसमें आर्टिकल 343 अनुच्छेद 343 आता है, 344 है, 345 है, अनुच्छेद 346 है, अनुच्छेद 347 है, अनुच्छेद 348 है, अनुच्छेद फिर 349 है, 350 है, 350 का, 350 खा और 351 इतनी आर्टिकल है जो भाग 17 में है, संविधान के भाग 17 में है, और इनमें राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अब इनमें क्या क्या प्रावधान है, सबसे पहला देखते हैं जो संघ की राजभाषा है 343 में किया दिया गया है। तो इसमें सीधा साफ साफ कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी और अंकों का स्वरूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। 3 चीज़ें हैं। कौन कौन सी चीज़? 343 में दिया गया है कि भाषा क्या होगी, संघ की भाषा हिंदी, लिपि देवनागरी और अंक भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा। लेकिन 15 वर्षों तक अंग्रेजी में कार्य किया जाता रहेगा, जब तक कि अंग्रेजी हिंदी उसको प्रतिस्थापित नहीं कर देती है। ये लगातार चलता रहेगा और इस बीच राष्ट्रपति ये प्रावधान कर सकता है कि किन प्रयोजनों के लिए अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है। ये है इस आर्टिकल 343 में। अब 344 की बात आती है। 344 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद एक राजभाषा आयोग बनाएगा। क्या बनाएगा? राजभाषा आयोग, जो यह समय समय पर जो ये प्रतिवेदन देगा, जो यह जांच करेगा कि किन किन जगहों पर कहाँ कहाँ हिंदी का सर्वाधिक प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय की भाषा क्या हो सकती है, जो हमारे विधेयक हैं, जो हमारे विधान हैं, उनकी भाषा क्या हो, इससे संबंधित लगातार प्रावधानों को ये इस पर सूचना या रिपोर्ट देगा। वो जो राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति करेगा। ये हो गई संघ की। इसके बाद 345 में है, 345 से 347 तक है। ये है राज्य की भाषा, राज्य की भाषा। इसी तरह से 345 में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य की एक राजभाषा या राजभाषाएं जिनमें कार्य राज्य विधानमंडल का किया जाएगा, ये होंगी। अगर ये नहीं करते हैं, कोई राज्य निर्धारित नहीं कर पाता है, तो वहाँ की राजभाषा अंग्रेजी में तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये प्रावधान वहाँ कर नहीं दिया जाता है। ये 345 में है। और किसी कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य की राजभाषा अगर कोई है या राजभाषाएं हैं या हिंदी, इनमें कार्य होगा। अगर ये प्रावधान नहीं कर पाते हैं इनका, राजभाषा का, राजभाषाओं का, तो क्या होगा? अंग्रेजी में कार्य किया जाता रहेगा तब तक जब तक ये प्रावधान नहीं कर देते हैं। 346 में पत्र व्यवहार है। 346 में क्या है कि संघ द्वारा प्राधिकृत जो भाषा है, संघ द्वारा प्राधिकृत भाषा राज्य और राज्य के बीच, ये पत्राचार की है, राज्य राज्य के बीच, राज्य संघ के बीच, पत्राचार का संघ द्वारा प्राधिकृत भाषा, इनके बीच पत्राचार का माध्यम होगा। और अगर दो राज्य किसी भाषा को, हिंदी भाषा को अगर स्वीकृत करते हैं तो हिंदी में पत्राचार किया जाएगा। इसके अलावा 347 है, 347 ये भी है कि अगर कोई जनसंख्या का कोई भाग ये कहता है कि उसकी कोई भाषा समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, जबकि उसको बोलने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं,
तो उसको अगर मांग वो करता है, वो अल्पसंख्यक समुदाय या कोई बहुसंख्यक समुदाय अगर मांग करता किसी भाषा की, तो ये प्रावधान राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है कि उसे स्वीकृति मिले उस राज्य में। जैसे उत्तर प्रदेश में उर्दू को स्वीकृति मिली, तो अगर बहुसंख्यक समुदाय द्वारा कोई भाषा बोली जाती है और उसकी मांग करती है कि उसे राजभाषा का दर्जा दिया जाए, तो वो प्रावधान किया जा सकता है। जैसे उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। ये 347 है। फिर 348 है। 348 में साफ लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी होगी। ठीक, 348 में, और तब तक होगी जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध ना करे। उच्च न्यायालयों यानी उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की भाषा क्या होगी? अंग्रेजी होगी, जब तक कि शासन इसका उपबंध ना करे। अब स्पष्ट देख लीजिए कि इसमें संसद जब तक उपबंध ना करे तब तक ये भाषा अंग्रेजी चलती रहेगी, अन्यथा ये हिंदी जब तक ना करे तब तक अंग्रेजी चलती रहेगी। और इतना कंट्रोवर्सी है कि संसद कोई कदम उठाने से हमेशा डरती है कि इस कहीं देश में इस तरह कोई विभेद ना हो। जर्मनी और पाकिस्तान जैसी स्थिति भारत में नहीं है कि यहाँ पर ये माना जाए कि जैसे वहाँ एक झटके में उर्दू राजभाषा हो गई, जर्मनी में जर्मन हो गई, ब्रिटेन में इंग्लिश है, उसने इंग्लिश पूरे विश्व में स्थापित कर दिया, लेकिन हिंदी अभी भारत में एक भाषा के रूप में स्थापित होने में बहुत समय लग रहा है। हालांकि बहुत सारे कार्य किए गए हैं, राजभाषा आयोग अपनी ईमानदारी से पूरा कार्य कर रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम होना शेष है। इसके अलावा 349 में है, अगर संसद कोई विधेयक ला रही है तो राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। कोई विधेयक हो, राजभाषा संबंधित विधेयक के लिए क्या है, राष्ट्रपति पारित करने के लिए या राष्ट्रपति पेश करने के लिए ही पूर्व अनुमति जरूरी है। राष्ट्रपति की विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, ये जरूरी है। अब आती 350। 350 मतलब है कि अगर राज्य में या केंद्र में कोई प्रत्यावर्तन देना चाहता है, कोई शिकायत करना चाहता है, तो उसकी राजभाषा अपनी राजभाषा में वो शिकायत कर सकता है। हिंदी में करे या अंग्रेजी में करे, अपनी राजभाषा में शिकायत हो, उसे अनुमति होती है कि अपनी राजभाषा में शिकायत कर दे, अपनी मातृभाषा में शिकायत कर दे। अपने स्टेट की राजभाषा में अगर किसी बड़े उच्च अधिकारी के खिलाफ कोई प्रत्यावेदन देना चाहता है, केंद्र के या राज्य के, तो वो राज्यभाषा में वो प्रत्यावेदन दे सकता है। 50 का में है कि अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उनकी मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था है। मातृभाषा में शिक्षा, और इसमें जो है जो विशेष 350 खा में है कि कोई राजभाषा इस तरह की है, अल्पसंख्यक वर्ग की कोई राजभाषा, उसके लिए अधिकारी की नियुक्ति, भाषा के लिए अधिकारी की नियुक्ति। अब 351 में है कि संसद हमेशा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास करेगी। निरंतर प्रयास। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संसद में पूरा प्रावधान किया गया है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि राजभाषा हिंदी, देवनागरी लिपि वगैरह यहाँ पर है, लेकिन अंग्रेजी में कार्य करने के लिए 15 साल की अनुमति, 15 साल के लिए अंग्रेजी में कार्य करने की अनुमति दे दी गई है। और वो 15 साल अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि 15 साल बाद इसे रिप्लेस हो जाना था, लेकिन वो अनवरत चल रहा है। अभी भी सिविल सर्विस की परीक्षा देखिए तो वहाँ पर अंग्रेजी एक क्वालिफाइंग पेपर ही सही, हिंदी क्वालिफाइंग पेपर पूरे देश के लिए ना होकर के अंग्रेजी क्वालिफाइंग पेपर है। एसएससी में अभी तक, इस साल थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन अभी तक अगर अंग्रेजी आपको नहीं आती है तो आप एसएससी के बारे में भूल जाइए, कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं के बारे में भूल जाइए। इस तरह से
बहुत सारी ऐसे परीक्षाएं, केंद्र सरकार की बहुत सारी परीक्षाएं हैं। अगर उस उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश की क्षेत्रों को छोड़ दीजिए, दक्षिण भारत के कोई हैं तो उनमें बहुत सारे हैं। अगर अंग्रेजी भाषा को ले लिया जाए तो अंग्रेजी भाषा को अगर नहीं आती है तो इन सारे स्टेट्स में नौकरी और केंद्र सरकार की नौकरियों के बारे में भूल जाइए। ज़रूरत यह है कि इन नौकरियों में भी, संघ की नौकरियों में भी, संघ के क्षेत्रों में भी हिंदी को अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में भले ही क्वालिफाइंग हो, यह स्थापित किया जाए। अगर यह स्थापित नहीं होता तो हिंदी एक भाषा के रूप में, एक कह सकते हैं कि अंग्रेजी की जो हिंदी को महारानी बना करके ये स्थापित करना चाहता था संविधान, वो हमारे जो प्रावधान है उन प्रावधानों ने अंग्रेजी की एक नौकरानी बना दिया। अब इस प्रावधान को बदलने के लिए ज़रूरी है कि हमें हिंदी के वर्चस्व को धीरे धीरे स्थापित रूप से स्थापित करना है। अगर नहीं स्थापित कर पाते हैं तो हिंदी की स्थिति अंग्रेजी से दोयम दर्जे की हमेशा बनी रहेगी और एक वैश्विक भाषा बनने में ये बहुत बड़ी बाधा है। क्योंकि जब अपने देश में ही हम अपने देश में ही हम उसको नहीं खड़ा कर पा रहे हैं तो वैश्विक स्तर पर उसकी मुखालफत हम कैसे कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।